नमस्कार बच्चों, आइए हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 12 जिसका नाम है पिता का पत्र पुत्री के नाम की एक्सरसाइज को करते हैं। यह जो पाठ है, इस पाठ में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक पिता के पत्र पुत्री के नाम से संकलित है। ठीक है, ये पत्र नेहरू जी ने जेल में लिखा था। इनमें उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी को संसार के इतिहास के बारे में बड़े सुंदर ढंग से बताया था। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज को करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम शब्दार्थ को देखेंगे। शब्दार्थ जिसको हमें अपनी नोटबुक में करना है। भांति, भांति का मतलब क्या होता है बच्चों? तरह तरह, प्रकार, है ना, काइंड्स। ठीक है। नामुमकिन, नामुमकिन का मतलब होता है जो संभव ना हो। मेघ मतलब होता है बादल, बादल को मेघ भी कहते हैं। उपमा मतलब समानता, सिमिलर। अंगारे, आग का गोला। नक्षत्र यानी ग्रह। शीतलता यानी ठंडक। परिक्रमा, चारों तरफ घूमना, यानी सेंटर में कुछ हो और उसके चारों तरफ घूमना। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है और इसके चारों ओर घूमते हैं, तो इस ऐसे घूमना इसको कहा जाता है परिक्रमा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है हमारा संकेत। गद्यांशों को पाठ में पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर जो है तुम जानते हो से लेकर परिवार को सौर जगत कहते हैं, यहाँ तक आपको पढ़ना है टेक्स्ट बुक में। फिर हम लोग इस जो क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे। पहला है, पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी बच्चों किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। चंद्रमा किसका उपग्रह कहलाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है। किसका कहलाता है बच्चों? पृथ्वी का। सूर्य किसका दादा है? सूर्य ग्रहों उपग्रहों का दादा है। क्यों? क्योंकि सभी जो है सूर्य से अलग होकर बने हैं, इसलिए कहा गया है सूर्य ग्रहों तथा उपग्रहों का दादा है। नेक्स्ट है बच्चों भाषा की बात। अब आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा कि यहाँ जो आपकी एक्सरसाइज में देखिए एप्पल्स में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे गाती है, खाना खाएंगी, उगता है, लिखा था, हिंदी पढ़ते हैं, घर जाएंगे, और क्या लिखा है आगे हम लोग देखते हैं। दे रहे थे, जाऊंगा, घर आया, जा रहे हैं, खाएंगे, दौड़ रहे थे। तो ये जो एप्पल के अंदर जो शब्द लिखे हुए हैं, ये आपको भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में इसको बांटना है। अलग अलग जगह जो भी है उसको वहाँ पर लिखना है। ठीक है, उस बॉक्स में लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले हम काल को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे, तब हम इसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें पता ही नहीं होगा कि काल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो हम लोग काल को पहले जानते हैं। जिस समय में कोई घटना घटती है उसे काल कहते हैं। यानी अगर समय को कहा जाए, समय जो हमारा है उसे ही काल कहा जाता है। यानी बीता हुआ समय, अभी का समय, वर्तमान समय या आने वाला जो समय है, इसको ही हम काल कहते हैं। और ये काल इसके तीन भेद होते हैं। ठीक है, तीन भेद होते हैं। वर्तमान, वर्तमान का मतलब क्या होता है बच्चों? वर्तमान का मतलब प्रेजेंट टाइम। ठीक है। भूतकाल यानी पास्ट, बीता हुआ, और भविष्य यानी फ्यूचर। ये तो आपको पता है ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो वैसे ही ये हमारे हिंदी में नाम है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब देखें इसमें जो है कौन सा काल किस काल में क्या आता है। वर्तमान, जब घटना घट रही हो, यानी कि जब घटना अभी हो रही है, आपके समय में चल रही है, तो वो वर्तमान काल में होता है। जैसे अभी नीचे मैं बताऊंगी। भूतकाल, जो घटना घट चुकी है, होकर खत्म हो चुकी है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। भविष्यकाल,
यानी होने वाली है, आगे के समय में होएगी, अभी हुई नहीं है और ना हो चुकी है, होने वाली है, उसको हम कहते हैं भविष्य काल। तो अब यहाँ पर ये जो आपके एप्पल में है, ये सेब में लिखा हुआ है, इसको हम लोग इसी आधार पर अलग अलग जगह पर रखेंगे। ठीक है, भूतकाल में रखेंगे, वर्तमान काल में रखेंगे, भविष्य काल, ये काल के 3 भेद हैं। तो भूतकाल में का कैसे पता चलता है? जैसे लिखता था तो मतलब लिख चुका है, अब बंद हो गया, तो था जहाँ पर आ जाए, एक चीज़ ध्यान रखना, था जहाँ, था, थी, थे जैसे शब्द जहाँ पर आ जाए, ये तो आपका भूतकाल में होता ही है। जैसे लिखता था, जा रहे थे, दौड़ रहे थे, घर आया, तो आ चुका है, आ चुका है ना, इसलिए ये भूतकाल है। वर्तमान काल गाती है यानी गा रही है, उगता है, हिंदी पढ़ते हैं, जा रहे हैं, ये काम अभी हमारा चल रहा है, तो ये हमारा वर्तमान काल है। भविष्य काल, खाना बनाऊंगी, है ना, अभी बना नहीं रहे, बनाऊंगी या बनाएंगी, घर जाएंगे, जाऊंगा, खाएंगे, यानी ऐसा सुनने में प्रतीत हो कि अभी हो नहीं रहा है, ना हो चुका है, आगे होएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? भविष्य काल। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, यानी आप पढ़े हो ना वाक्यांशों के लिए 1 वर्ड। विज्ञान विषय का ज्ञान रखने वाला वैज्ञानिक उसको कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग वैज्ञानिक कहते हैं, उसको उस विषय के लिए संपूर्ण ज्ञान होता है। जो प्रकृति से जुड़ा हो उसको प्राकृतिक कहते हैं, जो काम मुश्किल हो उसको असंभव कहते हैं। फिर 100 वर्षों की अवधि, उसको हम शताब्दी कहते हैं। ठीक है, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानने वाला। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, उसे क्या कहेंगे बच्चों? ऐतिहासिक। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अपोजिट वर्ड। उचित विलोम शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ पर अपोजिट हमें उसको गोला लगाना है। जैसे शीतल, शीतल का मतलब होता है ठंडा, तो शीतल का अपोजिट गरम। रात का अपोजिट दिन। अंतर का समानता। प्रकाश का अंधकार और भारी का बच्चों हल्का। तो ये इस प्रकार से हमारा ये अपोजिट वर्ड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्या? वाक्य। हमारा एक्सरसाइज पहले नीचे देख लें कि आप अब आप नीचे लिखे हुए वाक्यांशों के भेद लिखिए, यानी सेंटेंस किस प्रकार से है वो हमें बताना है। उसके लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। रमा ने खाना बनाया, मोहन गया और रोहन आया। उसकी कहानी सुनकर आंखें भर आईं। ऊपर लिखे वाक्य अलग अलग प्रकार के हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर मतलब वाक्य किस प्रकार से बने हैं उसके आधार पर जो वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, वो 3 प्रकार के होते हैं। सरल सेंटेंस होता है, सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्र वाक्य होता है। ये तीनों में अंतर क्या है बच्चों, आज हम देखेंगे। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो। अब उद्देश्य और विधेय क्या होता है बच्चों, अब ये बताओ। ऐसे वाक्यों में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मोहन किताब पढ़ रहा है, उद्देश्य और विधेय, जिसके बारे में बताया जा रहा है वह उद्देश्य, बाकी सेंटेंस विधेय। ठीक है, अब जैसे मोहन किताब पढ़ रहा है, मोहन उद्देश्य और किताब पढ़ना विधेय। सीमा, अमन और नवीन खेल रहे हैं, इसमें क्या एक से अधिक भी हो सकता है, मतलब ये तीनों जो है उद्देश्य और खेल रहे हैं, ये आपका विधेय। यानी डायरेक्ट एक वाक्य में जो सेंटेंस बन जाए वो एक सेंटेंस, सिंपल सा सेंटेंस हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। इसमें कोई बीच में अल्प विराम या किसी चीज़ का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य, जिसमें 2 वाक्य आपस में योजक द्वारा जुड़े हों। योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है बच्चों, योजक मतलब कि और, तथा, और, किंतु, परंतु, यद्यपि, ये जो शब्द होते हैं
ये शब्द हमारे योजक शब्द होते हैं, ठीक है। यानी दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द और, किंतु, परंतु, तथापि, यद्यपि, इस तरीके के बहुत सारे शब्द होते हैं जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो जो दो वाक्य आपस में योजक के द्वारा जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त का मतलब ही क्या होता है बच्चों? जोड़ना। संयुक्त का मतलब जोड़ना। जैसे विनय गया एक सेंटेंस और प्रशांत प्रियांश आया, ठीक है, और प्रियांश आया। अब आप कहोगे यहाँ पे भी और है, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंस नहीं है, एक ही सेंटेंस है। सीमा, अमन और नवीन खेल रहे हैं। बट यहाँ पर अगर इसको, ये योजक चिन्ह को, योजक शब्द को अलग कर देना तो दो सेंटेंस बनेगा। विनय आया एक सेंटेंस, प्रियांश आया दूसरा सेंटेंस। दो अलग अलग सेंटेंस हैं, बट इसको और के माध्यम से जोड़कर एक सेंटेंस पूरा बनाया गया है। कहने का मतलब कि जहाँ पर दो सेंटेंस को, दो वाक्य को योजक शब्दों के द्वारा, योजक शब्द कौन से होते हैं? और, किंतु, परंतु, तथापि, यद्यपि, ये सारे हमारे योजक शब्द हैं। इसके द्वारा आपस में जोड़कर एक सेंटेंस बनाते उसे हम योजक वाक्य कहते हैं। अब जैसे दूसरा, मुझे बाजार जाना था एक सेंटेंस, बारिश होने लगी दो सेंटेंस, लेकिन इसको परंतु के माध्यम से जोड़ दिया गया और दो सेंटेंस बना दिया गया। मतलब मुझे बाजार जाना था परंतु बारिश होने लगी, ये एक पूरा सेंटेंस बना एक योजक शब्द के द्वारा जोड़कर दो सेंटेंस को एक बना दिया गया। तो इसलिए ये संयुक्त वाक्य, संयुक्त का मतलब ही होता है जोड़ना, यानी दो सेंटेंस को आपस में जोड़ देने वाले को कहा जाता है। मिश्र वाक्य, अभी इसको बिल्कुल ध्यान रखना बच्चों बहुत अच्छे से। ऐसे वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। मतलब जो पहला सेंटेंस है, जो एक सेंटेंस, दूसरा दो सेंटेंस हैं जिसमें एक सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस पे आश्रित हो, अगर इनको, इसमें देखो संयुक्त वाक्य में अगर हम दोनों को अलग कर दें तो दो स्वतंत्र सेंटेंस बन जाएंगे। ये अपने में अलग सेंटेंस बनेगा, ये अपने में अलग सेंटेंस बनेगा। लेकिन मिश्र वाक्य में ऐसे सेंटेंस, दो अलग अलग ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको अगर अलग कर दिया जाए ना तो एक सार्थक होगा लेकिन दूसरा निरर्थक होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। यानी कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर आश्रित होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य जो आग का गोला दिखाई देता है, ये एक स्वतंत्र सेंटेंस है। फिर वह पृथ्वी के नज़दीक है। अगर मान लीजिए ये जो सेंटेंस है इसको हम हटा दें, ठीक है, तो सूर्य जो आग का एक गोला दिखाई देता है तो ये फ्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वह पृथ्वी के नज़दीक है, अगर ये सेंटेंस है इसको अलग कर दे तो इसका कोई मीनिंग नहीं दिखाई देगा। वह पृथ्वी से नज़दीक है, कौन पृथ्वी से नज़दीक है पता चलेगा? नहीं। तो ये इस सेंटेंस पर डिपेंड है, अलग नहीं हो सकता। और इन दोनों के बीच में एक अल्प विराम का चिन्ह लगता है, यानी एक कॉमा का चिन्ह लगता है। सुधा जो करोल बाग में रहती है, एक सेंटेंस स्वतंत्र है। मेरी सहेली है, मेरी सहेली है, अगर देखें इसको तो कौन मेरी सहेली, किसके बारे में कहा जा रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा ना। तो ये सेंटेंस इस पर आश्रित है, अलग होकर ये पूर्ण नहीं हो सकता, अपूर्ण सेंटेंस होगा, इसलिए ये दोनों अलग नहीं हो सकते और बीच में एक अल्प विराम का प्रयोग होता है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप ध्यान रखना। अब इसकी एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो यह एक सरल वाक्य है, कोई बीच में इसमें दो सेंटेंस नहीं है, कुछ नहीं है, एक सिंपल सेंटेंस है, तो ये सरल वाक्य हो गया। सूर्य सभी ग्रहों का दादा है, ये भी सरल सेंटेंस हो गया, सरल वाक्य है। रात को जो भी तारे दिखाई देते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, रात को जो भी तारे दिखाई देते हैं, ये एक स्वतंत्र वाक्य है। उनमें से कुछ ग्रह और कुछ नक्षत्र हैं, अगर इसको अलग कर दें, उनमें से कुछ ग्रह और कुछ नक्षत्र हैं, तो ये स्वतंत्र नहीं है, ये इस पर डिपेंड है, इस सेंटेंस पर डिपेंड है, इसलिए, और बीच में कॉमा है, इसलिए
यह जो है मिश्र वाक्य है। बिल्कुल ध्यान देना, सेंटेंस आप पढ़ो ना तो जो पीछे वाला है वो इस पर आश्रित होगा, तो मतलब वह मिश्र वाक्य है। ठीक है। नक्षत्र चमकते हैं, एक सेंटेंस। परंतु लगा, परंतु एक योजक शब्द है। ग्रह नहीं चमकता, इन दोनों को अलग कर देंगे ना परंतु हटा के, तो दोनों ही स्वतंत्र सेंटेंस हो जाएंगे, स्वतंत्र वाक्य होंगे। ठीक है। तो यहाँ परंतु योजक शब्द पर लग गया, और अगर अलग करके देखें तो दोनों स्वतंत्र होंगे, तो इसलिए इसको हम कहेंगे संयुक्त वाक्य। सब पानी पृथ्वी के गड्ढों में भर गया और समुद्र बन गया। ये भी समुद्र बन गया, और यहाँ प्रयोग है, तो ये संयुक्त वाक्य है। तो इस प्रकार से आप और भी टेक्स्ट बुक में से अपने ढूंढ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपके एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश करती हूँ, और इस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको ये सारा सेंटेंस समझ में आए। अच्छे से आप पढ़िएगा, करिएगा। धन्यवाद बच्चों।